नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके ही पसंदीदा YouTube चैनल परीक्षा 247 पे। दोस्तों, जो आज का हमारा इंडियन पॉलिटी में टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है कैग, जिसे हम बोलते हैं भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगर हम कैग की बात करें तो दोस्तों यह हमें अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक पढ़ना होता है। जैसा कि आपको पहले से ही यहां पे दिख रहा होगा। अगर मैं कैग की दोस्तों कैग मतलब इसके पूर्ण रूप की बात करूं तो इसका जो स्पेलिंग होती है पूरी, कंट्रोलर्स ऑडिटर जनरल। इसका ऑडिटर जनरल तो आप मैक्सिमम याद रख सकते हैं, लेकिन आपको रखना क्या है याद पूरा। अगर कैग की एग्जाम में अगर आपको पूरी स्पेलिंग आए उसमें तो आपको यह करना है कंट्रोलर्स ऑडिटर जनरल। होता क्या है दोस्तों, जब हम कैग को अनुच्छेद 148 से 151 तक कंप्लीट करेंगे, लेकिन पहले जाने वाली चीज यह है कि कैग का जो कार्य होता है यह होता क्या है, क्यों कैग को बनाया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि कैग जो होता है वो आईएएस अधिकारी ही होता है। पूरे संविधान में आपको कहीं भी कैग का पद का कोई वर्णन नहीं मिलेगा, सिर्फ वर्णन मिलेगा कि जो आईएएस अधिकारी ही होते हैं उन्हें ही क्या दोस्तों किसके लिए चुना जाता है, कैग के पद के लिए। भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथम विधि अधिकारी प्रथम अधिकारी होता है। यह बात कही थी दोस्तों किसने, भीमराव अंबेडकर ने। अगर हम कैग की बात करें तो दोस्तों कैग का जो काम होता है धन का व्यय व प्राप्ति का लेखा जोखा, जिसे हम कहते हैं ऑडिटिंग रखने को जो काम करता है उसे कैग का पद बनाया गया है। इसे ही क्या बनाया गया है कि जो भी धन है उसको उसकी देखरेख के लिए कि कौन सा पैसा कहां लग रहा है। अच्छा, अगर मैं दूसरी एक और बात आपको क्लियर अभी यहीं कर लेता हूं कि ऐसा नहीं है कि कैग केंद्र सरकार में अलग हो राज्य सरकार में अलग हो, दोनों का काम यही करता है। कैग भारत का जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक है होता है, ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए अलग होता है या केंद्र के लिए अलग होता है, दोनों के लिए यही काम करता है। इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं, इसे आप लिख सकते हैं पहले ही, और इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों जो हमारा पहला ही आर्टिकल होगा वो होगा दोस्तों अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में दोस्तों यही दिया गया है कि जो भारत का नियंत्रण और लेखा परीक्षक है उसके पद का वर्णन है। कैग के पद का वर्णन किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 148 में। 148 में दिया गया है दोस्तों कैग के पद का वर्णन। नेक्स्ट अनुच्छेद 149, इसमें दिया है दोस्तों कैग के शक्तियों का वर्णन कि कैग की क्या क्या शक्ति होती हैं। कैग की शक्तियों का वर्णन, शक्तियों का वर्णन इसमें मैं आपसे बात करूंगा कि जो कैग है उसकी केंद्र में क्या शक्तियां होती हैं और राज्य में क्या शक्तियां होती हैं। साथ ही साथ आप इसे नोट करते रहिए। अनुच्छेद 149 के तहत दोस्तों कैग की शक्तियों का वर्णन होता है, केंद्र में इसकी क्या शक्तियां होती हैं और राज्य में इसकी क्या शक्तियां होती हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूं केंद्र की, अगर हम बात करें यहां पे केंद्र की, और दूसरी तरफ दोस्तों आती है राज्य। केंद्र और राज्य दो तरह की होती हैं हमारी सरकारें कि जो कैग का कार्य है वो केंद्र में क्या होता है और राज्य में क्या होता है। केंद्र में तो दोस्तों होता है ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का कार्य।
केंद्र में होता है ऑडिटिंग का कार्य, और दोस्तों राज्य में होता है अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग का कार्य। अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग। राज्य में अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग का कार्य होता है दोस्तों, सॉरी, काम होता है कैग का। नोट करते रहिए साथ ही साथ। यहां पे आपको दो वर्ड मिले हैं, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग। अब हमें इनको समझना है कि अकाउंटिंग क्या चीज है और ऑडिटिंग क्या चीज है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या है? और फिर उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं ऑडिटिंग की, कि ऑडिटिंग क्या चीज है। ये दोनों चीजें तो होती है अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग राज्य में, और केंद्र में होती है ऑडिटिंग। तो हम बात करेंगे पहले अकाउंटिंग की। दोस्तों अकाउंटिंग में क्या होता है? कैग का कार्य यह होता है कि पैसा सरकार द्वारा कहां कहां भेजा गया है उसकी देखरेख करता है। पैसा कहां कहां भेजा गया है, कि पैसे को कहां कहां भेजा गया है, इसकी देखरेख कौन करता है? कैग। दूसरी चीज हमारी आती है दोस्तों ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में दोस्तों यह चीज पता करनी होती है कि पैसे को कहां भेजा गया है, लेकिन भेजने के साथ साथ उस पैसे का सही जगह खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब जो पैसा जहां भेजना था, या ऐसे लिखें कि पैसे को कहां खर्च किया गया है। पैसे को कहां खर्च किया गया है। पैसे को खर्च करने के साथ साथ दोस्तों इसमें एक चीज और होती है, पैसा खर्च तो किया गया है, दूसरी चीज इसमें और होती है कि पैसा खर्च होने के साथ साथ सही जगह पर खर्च हुआ है या नहीं। ये दो कार्य होते हैं, अकाउंटिंग, पैसा कहां कहां भेजा गया था इस चीज की देखरेख कैग। ऑडिटिंग, पैसे को कहां खर्च किया गया और जो पैसा खर्च किया गया वह सही स्थान पर खर्च हुआ या नहीं। यह होता है दोस्तों कैग का कार्य। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अनुच्छेद 150 की। एक 150 के तहत दोस्तों कैग को क्या होता है कि लेखा परीक्षण बोलें, जैसे कि लेखा परीक्षण, ऑडिटिंग जो मैंने अभी आपको बताया, लेखा परीक्षण का जो प्रारूप है उसे तैयार करता है। लेखा परीक्षण, ऑडिटिंग का प्रारूप तैयार करता है। प्रारूप कौन तैयार करता है? कैग। साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए दोस्तों। 150 और 150 में दिया है कि
लेखा परीक्षण ऑडिटिंग का प्रारूप तैयार करता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 151 की। जब ये सारे काम कर लेता है तो दोस्तों क्या होता है कि इन चीजों की रिपोर्ट देनी होती है राष्ट्रपति को। कैग जो होता है दोस्तों वह रिपोर्ट देता है किसको? राष्ट्रपति को। किसके तहत? अनुच्छेद 151 के तहत वह रिपोर्ट देता है किसको? राष्ट्रपति को। रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। ये तो दोस्तों मुख्य कार्य थे कैग के। साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए। 151 के तहत रिपोर्ट जो होती है देनी वो होती है राष्ट्रपति को देते हैं कौन? कैग। अब बात कर लेते हैं कैग की नियुक्ति की। कैग की दोस्तों नियुक्ति की जाती है दोस्तों किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कैग की नियुक्ति दोस्तों की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और कैग को शपथ दिलाने का काम भी, कैग को दोस्तों शपथ दिलाने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही कैग को शपथ दिलाते हैं। थर्ड पोजीशन क्या है दोस्तों? कैग का त्याग पत्र। त्याग पत्र की बात करूं तो त्याग पत्र भी यह किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर कैग को शपथ दिलानी होती है, कैग की शपथ, तो राष्ट्रपति। और कैग अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देता है? राष्ट्रपति को। साथ के साथ पॉइंट कीजिए। अब हम बात करते हैं कैग का कार्यकाल। कैग का कार्यकाल दोस्तों होता है 6 वर्ष। कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या अधिकतम उम्र 65 वर्ष, या अधिकतम 65 वर्ष या अधिकतम 65 ईयर। होता क्या है दोस्तों? मान लीजिए अगर कोई आईएएस अधिकारी सपोज करिए 30 साल की उम्र में कैग बन गया, तो दोस्तों क्या है वो अपना कार्यकाल पूरा करेगा 6 वर्ष। लेकिन अगर कोई 62 ईयर में बनता है तो क्या है दोस्तों? अधिकतम जो बोला है यहां पे 65 वर्ष। 62 वर्ष की उम्र में अगर वो कैग बनता है तो क्या होगा? 65 ईयर ही उसे पूरी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर 62 ईयर पे वो बनता है तो वो 6 साल ही काम करेगा, फिर उसको 3 साल कार्य करने का मौका मिलेगा कैग के पद पे। साथ के साथ नोट कीजिए, अगर इसके मैं वेतन की बात करूं, वेतन, तो दोस्तों इसका जो वेतन है, कैग का जो वेतन है वो संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि से इसका वेतन दिया जाता है। संचित निधि जो कि हमारी आर्टिकल 266 के तहत आती है। अनुच्छेद 266 में क्या होता है? संचित निधि होती है। नोट कीजिए। मैं इसकी बात करता हूं अब कार्य एवं शक्तियों की। कैग की कार्य एवं शक्तियां कि इसकी जो कैग है, नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है, इसकी क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या क्या इसके कार्य होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों यही था। सबसे पहला पॉइंट जो मैं पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं कि केंद्र और राज्य के बीच जो भी धन का व्यय होता है, जो भी
मुख्य लेखा जो होता है, लेखा परीक्षक होता है, उसके रूप में ये क्या करता है, कार्य करता है। दूसरी अगर मैं बात करूं, संचित निधि, जिसमें से वेतन दिए जाते हैं, संचित निधि, संचित निधि जो कि पैसे की देखरेख में इसका काम होता है, आर्टिकल 266 के तहत आती है संचित निधि। और इसी के तहत क्या होता है, इसकी देखरेख करता है, इसमें से क्या पैसा कहां गया, उसकी देखरेख कौन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दूसरी चीज, दूसरी आकस्मिक निधि होती है, पहली संचित, दूसरी आकस्मिक। आकस्मिक निधि, इसमें क्या होता है दोस्तों, आकस्मिक निधि जो आती है अनुच्छेद 267 के तहत आती है। इसमें से जो धन होता है, जो भी धन का व्यय होता है, आकस्मिक निधि से जो भी धन व्यय होगा उसका परीक्षण करेगा कौन, कैग, उसका परीक्षण करेगा कैग। और आकस्मिक निधि जो कि हम जब आगे की क्लास करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे संचित निधि को और आकस्मिक निधि को, लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है कैग, अभी उसमें अगर निधियों की बात हुई है तो दो निधियों की बात हुई है। संचित निधि आर्टिकल 266 के तहत आती है, आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के तहत आती है। नोट कीजिए। मैं बात करता हूं दोस्तों अब इसको जो रिपोर्ट देनी होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूं कि केंद्र और राज्य के बीच जब इसको रिपोर्ट देनी होती है तो रिपोर्ट की मैं अब बात करूंगा कि इसकी रिपोर्ट क्या है। सपोज करिए रिपोर्ट ये देता है, अगर केंद्र स्तर की मैं बात करूं, केंद्र स्तर की अगर बात करूं, केंद्र स्तर पर तो ये रिपोर्ट देता है किसको, राष्ट्रपति को। केंद्र स्तर पर यह रिपोर्ट देगा किसको, राष्ट्रपति को। और राज्य स्तर पर दोस्तों, राज्य स्तर पर यह रिपोर्ट देगा किसको, राज्यपाल को। अब होता क्या है यहां समझने वाली बात यह है कि जो राष्ट्रपति है और जो राज्यपाल है, ये इस रिपोर्ट को कहां भेज देता है, राष्ट्रपति तो भेज देता है दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों में, लोकसभा या राज्यसभा में। और राज्यपाल जो है दोस्तों वो भेज देता है विधानमंडल में। कहां पे, विधानमंडल। नोट करिए, यही इसकी रिपोर्ट है। केंद्र स्तर पर यह राष्ट्रपति को देता है और राज्य स्तर पर यह किसको देता है, राज्यपाल को। राष्ट्रपति भेज देता है लोकसभा और राज्यसभा में, और राज्यपाल दोस्तों भेज देता है कहां, विधानमंडल में। अब मैं इसकी एक योग्यता की बात करता हूं, और मैं आपको योग्यता पहले भी बता चुका हूं, पहले भी मैं आपको यह बता चुका हूं कि इसकी योग्यता दोस्तों क्या होती है। तो उसकी योग्यता यह होती है दोस्तों, यह जो होता है आईएएस के अधिकारियों को ही, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यह आईएएस का अधिकारी होता है और इसको ही क्या होता है, कैग के पद पर नियुक्त किया जाता है। आईएएस के अधिकारी को, आईएएस के अधिकारी को कैग के पद पर नियुक्त किया जाता है। आईएएस के अधिकारी को कैग के पद पर क्या होता है दोस्तों, नियुक्त किया जाता है। जो आईएएस का अधिकारी होते हैं उन्हीं में से कैग के पद पर नियुक्त किया जाता है किसको, कैग। नेक्स्ट
बात कर लेते हैं, क्या इसको इसके पद से हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट जिसे बोलते हैं। तो बात करते हैं पद से हटाने की प्रक्रिया, कैग को पद से हटाने की प्रक्रिया। पद से हटाने की प्रक्रिया होता क्या है दोस्तों, जो इसके पद से जब इसको हटाया जाता है, समझने वाली चीज ये है कि इस पर इंपीचमेंट लगाया जाता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसी के समान इसको पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इस पर प्रक्रिया लागू की जाती है। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, होगा क्या दोस्तों, इसको क्या होगा, सदन में लाया जाएगा। सदन में किस में, या तो राज्यसभा में या लोकसभा में, राज्यसभा या लोकसभा, या दोस्तों कहां पे, लोकसभा में। नोट करते रहना साथ के साथ कि इसको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाने की इसकी प्रक्रिया होती है, इंपीचमेंट होता है, और इसे सदन में लाना होता है, या तो राज्यसभा में ला सकते हैं या लोकसभा में। लेकिन होता क्या है, यहां एक चीज और है समझने वाली, वो ये है कि अगर राज्यसभा में लाया जाता है, अगर हमको लाना है कहां पे, राज्यसभा में, या हमको लाना है कहां पे, लोकसभा में। अगर हम राज्यसभा में लाते हैं तो दोस्तों 50 सदस्यों के साइन होने जरूरी हैं। अगर लोकसभा में लाएंगे तो 100 सदस्यों के साइन होने अनिवार्य हैं। एक बार फिर बता देता हूं कि पद से हटाने की प्रक्रिया यह होती है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है इसको हटाने की प्रक्रिया, जिसे इंपीचमेंट बोलते हैं। यह सदन में लाया जाता है, राज्यसभा में या लोकसभा में। अगर राज्यसभा में आता है दोस्तों तो 50 सदस्यों का, प्रतिशत नहीं, 50 सदस्यों के साइन होने जरूरी है। और अगर लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्यों के साइन होने जरूरी हैं। उसके बाद दोस्तों जाता है कहां, लास्ट में फिर वही कहां, राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति अंत में इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद दोस्तों क्या है, हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाती है, हटाने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है, और इनको इनके पद से हटा दिया जाता है। कैग जो होते हैं दोस्तों, कैग 9वें रैंक के अधिकारी होते हैं, 9th रैंक के अधिकारी, 9th रैंक, कैग की 9वीं रैंक होती है। इसमें मैं अब आपको इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स बताए देता हूं, वो फैक्ट्स आप लिख लीजिए। क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हो सकते हैं इसमें? इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यह होता है कि अगर यह त्यागपत्र देता है, अगर कैग के पद से यह क्या होगा, त्यागपत्र देता है, त्यागपत्र देता है, अगर यह त्यागपत्र देता है तो दोस्तों यह कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता या सरकारी पद नहीं ले सकता।
सरकारी पद नहीं ले सकता। अगर कैग अपना त्याग पत्र दे देता है तो बाद में वह कोई भी सरकारी पद नहीं ले सकता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेखा परीक्षण यह होता है, डाटा ऑडिटिंग यानी कि केंद्र और राज्य में यह काम करता है, जो कि कैग का ही काम होता है। यह थर्ड पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं कि इसको लोकलेखा समिति बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। देखिए, लोक लेखा समिति जो होती है उसके मार्गदर्शन या तो मित्र कहें, मार्गदर्शन या मित्र, लोक लेखा समिति के मार्गदर्शन मित्र, या बोल सकते हैं कि मित्र के बाद या सलाहकार के रूप में जाना जाता है। जो कैग होता है, कैग हम बात कर रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, लोक लेखा समिति के मार्गदर्शन मित्र सलाहकार के रूप में इसको दोस्तों क्या होता है, जाना जाता है। यही दोस्तों यहां पे इसके इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। अगर मैं बात करने लगूं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भीमराव अंबेडकर ने ही कहा था कि संविधान के अंदर यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी का पद होता है। किसने कहा था ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने कहा था। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने ही कहा था कि संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का पद होता है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का पद, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का पद। दोस्तों जैसा कि पता है आपको, मेरी इंडियन पॉलिटी की क्लास परीक्षा 247 पे शाम डेली 4 बजे आती है। टू 247 पे डेली शाम 4 बजे मैं रविंद्र सोलंकी डेली शाम 4 बजे परीक्षा 247 पे दोस्तों डेली आता हूं इंडियन पॉलिटी की क्लास लेने। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्लास में जुड़िए और सेशन को जुड़ने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।